नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल A1 लर्निंग एकेडमी में। इस वीडियो में हम पार्ट 1 के 7 से 20 क्वेश्चन जो अभ्यास में दिए गए हैं वो करेंगे और ये हमारा भाग 2 है। भाग 1 में हमने 1 से 7 तक 6 के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, अपने अंदर उस जिद को जगा लो, अपने अंदर उस जुनून को जगा लो। तो दोस्तों ध्यान रखना, किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। और वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त आपका वक्त बदल देगा। दोस्तों वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त आपका वक्त बदल देगा, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। अपने अंदर उस ऊर्जा को भर लेना है दोस्तों, जिससे हमें कोई रोक ना पाए। ठीक, तो अब हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है कि जो अभिक्रियाएं दी हैं उनको संतुलित करना है। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखकर संतुलित करना है। तो फर्स्ट उसमें ए दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिलता है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, CaOH2। ठीक है, CaOH2 उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करने पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और पानी मिलता है। अब यहाँ पे हम इसको संतुलित करना देखें तो यहाँ पे कैल्शियम कितना है, इधर एक है इधर एक है। ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 और इधर 2, 4 हो गया। ठीक है, और इधर भी देखो 3 और 1 4। ओके, इसी तरह हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पे 2 है और इस उत्पाद में भी कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये पहले से इक्वेशन पूरा संतुलित है, बैलेंस्ड है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या दिया है कि हमें जिंक की सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रक्रिया करनी है। तो हमको जिंक नाइट्रेट मिलता है और सिल्वर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिंक की सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 के साथ प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ZnAgNO3 गिव्स ZnNO3। यहाँ पे जिंक है तो जिंक की वैलेंसी 2+2 होती है, इसलिए ओके, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 2, आप सभी को पता ही है। और उसके बाद AgNO3, अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा अपना AgNO3 के साथ, जिसे और Ag के साथ 2 आ जाएगा, जिससे अपना पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट कि एल्यूमिनियम की कॉपर क्लोराइड के साथ प्रक्रिया करने से एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है और कॉपर मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एल्यूमिनियम की कॉपर क्लोराइड के साथ प्रक्रिया की अपने ने, तो गिव्स प्रक्रिया की तो हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल गया। ओके, और क्या मिल गया हमें, कॉपर। आप सभी को कमेंट में करके बताना है ये किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। डी नंबर का सवाल है क्वेश्चन 7 का कि बेरिलियम क्लोराइड है उसके साथ पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो बेरिलियम क्लोराइड की क्या करनी है, हमें पोटेशियम सल्फेट से प्रक्रिया करनी है, जिससे हमें क्या मिल रहा है, तो बेरिलियम सल्फेट मिल रहा है और कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड मिल रहा है। ओके, तो इसके साथ प्रक्रिया की। अब ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है कि देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक सेकेंड, बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे Ba एक है, क्लोराइड 1 2 हो गया, कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाएंगे तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ अच्छे से, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ संतुलित हो जाएगा, बराबर हो गया। अब 8वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है कि रासायनिक समीकरण लिखना है। सबसे पहले हमें रासायनिक समीकरण लिखना है और उसका प्रत्येक का अभिक्रिया का प्रकार बताना है। ठीक है, जो 4 प्रकार होते हैं उनमें से हमें वो प्रकार बताने के हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कौन कौन से, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ए नंबर क्या है हमारा, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr। ओके, उसके बाद क्या दिया है, बेरियम आयोडाइड। तो बेरियम आयोडाइड का क्या हो गया, BaI2। ओके, और उसके साथ अभिक्रिया होने पर क्या मिलता है हमको, पोटेशियम आयोडाइड मिलता है, मतलब हो गया Ki। ओके, और उसके बाद में क्या हो गया कि हमें बेरिलियम ब्रोमाइड मिल रहा है, तो BaBr2। अब इनके साथ इनको बैलेंस को संतुलित करेंगे तो सबसे पहले ये KBr के आगे 2 आ जाएगा। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड के आगे, और ये पोटेशियम आयोडाइड के आगे
2 आ जाएगा, जिससे ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का बी, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का बी देखेंगे, उसमें हमें क्या की दिया है कि जिंक कार्बोनेट है, ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, ZnCO3, ओके। उसको क्या हो गया, टूटा। अब ये टूटकर क्या बनाता है, ये जिंक कार्बोनेट बना रहा है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड बना रहा है, सॉरी एक सेकेंड। जिंक कार्बोनेट की प्रक्रिया होने से जिंक ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रहा है। तो ये हमारी कैसी प्रक्रिया हो गई, तो वियोजन। वियोजन को क्या कहते हैं, अपघटन प्रक्रिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे संतुलित करने के लिए समीकरण लिखना है और अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है। तो सबसे पहला दिया है कि हमें पोटेशियम ब्रोमाइड, ओके। तो पोटेशियम ब्रोमाइड की बेरियम आयोडाइड के साथ प्रक्रिया करनी है, ओके। तो हमें इससे मिलता है पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड मिलता है, और तो इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड के आगे 2 लग जाएगा और पोटेशियम आयोडाइड के आगे 2 लग जाएगा, और यह बैलेंस हो जाएगी। और ये प्रक्रिया का प्रकार है द्विविस्थापन, क्योंकि यहाँ पे 2 यौगिक दिए गए हैं और वो आपस में अपने तत्वों को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। क्वेश्चन 8 का बी, जिसमें जिंक कार्बोनेट, ओके। तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है हमारा ZnCO3। उसका विघटन होकर, वियोजन होकर क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो ये प्रक्रिया ऑलरेडी संतुलित है, ठीक है। पहले से ही संतुलित है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है, और Zn तो है और C भी 1 है। और ये प्रक्रिया का प्रकार क्या हो गया, वियोजन, क्योंकि इसमें क्या है कि 1 से 2 या 3 बन रहे हैं, 2 या 3 उत्पाद मिल रहे हैं, एक अभिकारक है और 2-3 उत्पाद मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, टूट कर क्या हो जा रही है, वियोजन हो जा रहा है इसका। तो ये कैसी हो गई, वियोजन। और वियोजन को ये क्या कहते हैं, अपघटन प्रक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, उसमें हमें क्या दिया है कि हाइड्रोजन गैस की, ओके। तो H2 उसके की साथ क्लोरीन की, क्लोरीन मतलब Cl2 के साथ अभिक्रिया करने से हमें क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। अब इसको संतुलित करना है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे और ये हमारा संतुलित समीकरण हो जाएगा। और यह प्रक्रिया कैसी है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोजन से हमें HCl मिल रहा है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया कैसी हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का अपने जानते हैं क्या होगा, Mg, और उसके बाद होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हो गया, HCl हो गया। और इसके साथ तो ये धातु की एसिड के साथ प्रक्रिया हुई, धातु की अम्ल के साथ प्रक्रिया होने से क्या मिलता है, तो धात्विय क्लोराइड प्लस H2 गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब देखो यहाँ पे जो Mg था ये अधिक क्रियाशील था H के अपेक्षा, ठीक है। हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील था, तो ये इसकी जगह पे चला जाएगा और ये विस्थापित होकर अलग हो जाएगी हाइड्रोजन। और ये समीकरण को संतुलित करने के लिए हम HCl के आगे 2 रख देंगे। तो यह विस्थापन प्रक्रिया हो गई, किसने, तो मैग्नीशियम ने यहाँ पे हाइड्रोजन का विस्थापन कर दिया, इसलिए ये कैसी हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है, दोनों को उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें मतलब कोई भी अभिक्रिया हुई, ठीक है, उसमें हमें उत्पाद के रूप में अगर ऊष्मा भी मिल रही है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो जाएगी। ऊष्मा का उसमें क्षेपण होता है, बाहर निकलती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, उसकी पानी के साथ मतलब H2O के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, और साथ में क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। तो ये कैसी हो गई, ऊष्मा उत्पन्न होने से ये कैसी हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। आई होप आप सबको सब समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है ऊष्मा शोषी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा अवशोषित हो, मतलब हमको वो अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती हो, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे देंगे कैल्शियम कार्बोनेट है, ओके। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हमें तोड़कर कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब ये अपने आप नहीं टूटेगा, इसको हमें क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब ये टूटेगा। इसलिए कैसा हो गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई, इसको ऊष्मा देनी पड़ती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन को
श्वसन, जो मानव में श्वसन होता है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज टूटता है, उसके साथ हमें क्या मिलती है, शरीर को एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पर लिखा क्या है वैसे देख लेते हैं। देखो, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज अणु, ठीक है, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हाइड्रोजन है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो टूट कर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो अपने बाहर निकाल देते हैं, और पानी, ठीक है, और ऊर्जा, तो ऊर्जा बना रहा है, इसलिए ये कैसी हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो ये कैसी हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया से विपरीत कहा गया है, ठीक है, क्यों कहा गया है वो बताना है। और उसका तो हम सब जानते हैं, संयोजन में क्या होता है, तो संयोजन में 2 से 1 बनते हैं, और वियोजन में क्या होते हैं, 1 से 2 या 3 बनते हैं टूटकर, इसलिए ये इनके बीच का अंतर है, ठीक है। चलो लिखा कैसे है वो से भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि संयोजन अभिक्रिया 2 या अधिक अभिकारकों को मिलकर एकल उत्पाद मतलब बनाता है, एक उत्पाद बना देता है, ठीक है, 2 या अधिक को मिलाकर एक उत्पाद बना देता है। यहाँ पे जैसे दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, उसकी जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या मिलता है, हमें कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, बुझा हुआ चूना मिलता है। तो ये कैसी हो गई हमारी ये कैसी होगी हमारी संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया, समझाना है। तो वियोजन में क्या होगा, 1 से 2 या 3 मिलेंगे, उसके विपरीत अभिक्रिया है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे दिया है आयरन सल्फेट, ठीक है, उसके साथ अभिक्रिया होने से हमें फेरस ऑक्साइड मिलता है, और सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण, हमें वियोजन अभिक्रिया बताना है। अभी हमने पढ़ा वियोजन में क्या होता है, 1 से 2 या 3 बनते हैं, तो इसे क्या बोल देंगे, वियोजन अभिक्रिया। ओके, तो उनका एक ऊष्मा के लिए हमें बताना है एक उदाहरण, एक हमें प्रकाश के लिए बताना है, और एक हमें विद्युत के लिए बताना है। ओके, विद्युत के लिए बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो सबसे पहले हम ऊष्मा के लिए देखेंगे। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हम ऊष्मा देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऊष्मा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये हमारी कैसी हो गई, वियोजन अभिक्रिया हुई, और इसको हमें क्या देनी पड़ी, ऊष्मा देनी पड़ी, इसलिए ये क्या हो गई, ऊष्मा वाली वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा हमें क्या बताना था, प्रकाश के लिए। तो प्रकाश के लिए, प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश उपस्थित होगा, वहाँ पे सिल्वर और ब्रोमीन का वियोजन होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का टूटकर वियोजन हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन में। ओके, अब ऐसे विद्युत के लिए तो बहुत ईजी है, ठीक है। आप सबको पता है पानी में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो उसमें से पानी में से H2 और O2 अलग हो जाता है, और वो क्या हो जाती है, विद्युत के द्वारा विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। तो विस्थापन अभिक्रिया में अपने सब जानते हैं, एक क्रियाशील समूह दूसरे के यौगिक से एक दूसरा तत्व को हटा देगा, जबकि द्विविस्थापन में दोनों यौगिक होते हैं, और वो दोनों अपने जो तत्व होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, एक दूसरे में चेंज कर लेते हैं। ओके, चलो लिखा क्या है उसके हिसाब से देख लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब इसमें एक तत्व होता है, दूसरा यौगिक होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन तत्व है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट यौगिक है। अब ये आयरन है वो अधिक क्रियाशील है, तो ये कॉपर सल्फेट का कॉपर है उसको विस्थापित करके अलग कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। नेक्स्ट हमें देखना है द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में इनके आयनों का आदान प्रदान किया जाता है। ओके, आयनों का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट दिया है और यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड दिया है, तो यहाँ पे जो सोडियम है वो बेरिलियम की जगह चला जाएगा, और इसका बेरिलियम है वो इसकी जगह आ जाएगा और बेरियम सल्फेट बना देगा, और ये सोडियम क्लोराइड बना देगा। तो ये हमारी कैसी हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हमें बताना है कि सिल्वर के शोधन में, मतलब जब सिल्वर जहाँ पे शुद्ध किया जाता है, निकाला जाता है, वहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए
सिल्वर प्राप्त करने के लिए धातु द्वारा विस्थापन कराया जाता है। मतलब सबसे पहले हम जब जमीन से या फिर कहीं से निकालते हैं सिल्वर को, तो हमेशा नाइट्रेट फॉर्म में होती है, उसमें नाइट्रेट होता है, ठीक है, नाइट्रेट होता है। अब इसका हमें ये नाइट्रेट का हमें ये नाइट्रेट निकालना हो, तो इसको हम क्या करेंगे, तो हम एक धातु से विस्थापित कर देंगे जिससे सिल्वर अलग हो जाएगा, और नाइट्रेट ये कॉपर के साथ चला जाता है, तो इसको नाइट्रेट कॉपर के साथ जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये नाइट्रेट है, ये कॉपर के साथ जुड़ गया, और ये सिल्वर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो हमें शुद्ध स्वरूप में सिल्वर मिल जाता है। इसलिए ये क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेरा हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं। ठीक है, तो अवक्षेपण क्या होता है, अवक्षेप हमें मिलता है कई बार, जैसे पानी में वो व्हाइट कलर का जम जाता है, वो अवक्षेप होता है। तो अवक्षेप ठोस स्वरूप में होता है, हमेशा सॉलिड होता है। ठीक है, ये याद रखना क्या होता है, ठोस अवक्षेप सॉलिड होता है। तो यहाँ पे एक अभिक्रिया दी गई है कि सोडियम सल्फेट है, उसकी बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने से हमें एक क्या मिलता है, बेरिलियम सल्फेट मिलता है और सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो यहाँ पे जो ये बेरियम सल्फेट है वो हमारा क्या है, अवक्षेप है, देखो, और ये क्या है, सॉलिड स्वरूप में है, तो ये हमारा क्या हो गया, अवक्षेप हो गया। यहाँ पे बेरियम सल्फेट क्या है, अवक्षेप है। इस तरह की अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो, हमें अवक्षेप मिलता हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, हम अवक्षेपण अभिक्रिया। के बाद का क्वेश्चन देखिए 16, तो उसमें हमें ऑक्सीजन के संयोजन योग और हास्य, मतलब उसमें जो ऑक्सीजन के जुड़ने और अलग होने से निम्न पदों की व्याख्या करनी है। सबसे पहले है उपचयन, दूसरा है अपचयन। तो हम जानते हैं कि उपचयन और अपचयन में क्या होता है, तो उपचयन में मतलब क्या याद रखने का, कि ऊपर की ओर ऑक्सीजन क्या होता है, बढ़ रहा है, इसमें क्या ऑक्सीजन बढ़ रहा है। और अपचयन अपोन वाला याद रखने का, अपचयन में ऑक्सीजन क्या होता है, घटता है, ऑक्सीजन क्या होता है, घटता है। अपचयन में याद रखना, कंफ्यूज मत होना, उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ता है, अपचयन में ऑक्सीजन घटता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन किस में बढ़ता है और किस में घटता है। तो अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे क्या कहेंगे, उपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, उपचयन। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है कि कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन प्लस हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो ये हमारी कैसी हो गई, उपचयन। कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ, उपचयन, ऑक्सीजन जुड़ा। तो अब यहाँ पे जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़कर पानी बना रहा है, पर यह अभिक्रिया कैसी हो गई, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, तो ये उपचयन की अभिक्रिया हो गई, उपचयन की अभिक्रिया हो गई। दूसरा है अपचयन, तो अपचयन की अभिक्रिया क्या है, कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास से, मतलब उसमें कमी आए ऑक्सीजन की, तो वो क्या हो गई, हमारी अपचयन की अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दिया है कॉपर ऑक्साइड दिया है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड दिया है, उसके एक यौगिक के उसका हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापन कर दिया जाता है और कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन पानी अलग हो जाता है। तो यहाँ पे कॉपर में जो ऑक्सीजन था, कॉपर में ऑक्सीजन था, ठीक है, वो क्या हो गया, कॉपर से अलग हो गया। तो यहाँ पे कॉपर उसके ऑक्सीजन में कमी आई, तो इसलिए वो कैसी हो गई, अपचयन अभिक्रिया हो गई। इसी तरह क्या दिया है, दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि जिंक ऑक्साइड है, उसकी कार्बन के साथ अभिक्रिया करने से कार्बन है वो ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेता है, ठीक है, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और जिंक अलग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इससे कमी आई, इसके ऑक्सीजन में कमी आई जिंक ऑक्साइड के, तो ये क्या हो गया, उसका हास्य हो गया, तो ये उसमें अपचयन अभिक्रिया हुई। उसके बाद 17 क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स, ठीक है, कोई भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स है जिसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन दिया जाता है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो यह काले रंग का हो जाता है। ओके, जैसे अपनी स्क्रीन दिख रही ऊपर वाली, वैसे काले रंग का हो जाता है। तो वह तत्व का नाम बताना है। तो जो कॉपर होता है, तांबा होता है, उसको हम जब गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वह काले रंग का हो जाता है। तो वह तत्व कौन सा है, कॉपर है। कौन सा है, कॉपर है। ओके, ऐसे आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसका सफेदी के रूप में उपयोग किया जाता है, ऐसा कौन से तत्व का यूज़ हम सफेदी के रूप में करते हैं। ओके, कौन से, पेन नहीं चल रहा है मेरा। कौन से तत्व का यूज हम सफेदी के रूप में चेक करते हैं, कौन से तत्व का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। कमेंट करके आप सबको बताना है, ठीक है, सभी को।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का कि लोहे में हम पेंट क्यों करते हैं। हम सबको पता है हम करते हैं, ठीक है। तो लंबे समय तक आर्द्र आर्द्र मतलब नमी वाली वायु में रखने पर लोहे में भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम सब क्या कहते हैं, आपको कमेंट में करके बताना है। जंग के कारण लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है और पेंट करके लोहे की चीज़ों को हम जंग से बचा सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, लोहे में पेंट किया जाता है जंग से बचाने के लिए, ठीक है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके अलावा तेल और वसायुक्त खाद को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, मतलब उसमें जो अपने चिप्स वो सब लाते हैं, ठीक है, पैकेट वाली पॉली बैग वाली, तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो क्यों ऐसा किया जाता है, वह रीज़न मांगा है। तो उसका रीज़न क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो प्रति ऑक्सीकरण है और ये प्रक्रिया नहीं करती है, इसलिए ऑक्सीजन को की जगह उसको ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है और उसकी जगह नाइट्रोजन भरा जाता है। यह तेलीय खाद को लंबे समय तक विकृत गंधिता से, मतलब उसको क्या है, गंदे गंध आने से बचाता है, इसलिए हम क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है। अब संसारण और विकृत गंधिता के बारे में हमें बताना है एक एक उदाहरण के साथ, ठीक है। तो धातु के आसपास अम्ल, ठीक है, अम्ल मतलब एसिड, आर्द्रता मतलब नमी, यदि के संपर्क में रखने पर वह संचरित होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचारण। आप जैसे कि तांबे वो सब में क्या लग जाते हैं, हरे रंग का दिखने लगता है, चांदी में भी हो जाती है या फिर लोहे में जंग लग जाती है। तो ये सब कैसे हैं, संचरण के उदाहरण हैं, ये सब संचरण के उदाहरण हैं, तो आप सब कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, विकृत गंधिता। तो वसा युक्त मतलब जो चर्बी तेलीय पर होता है, खुराक होता है या तेलीय खाद्य सामग्री में क्या होता है, लंबे समय तक उपचयन के कारण खराब हो जाता है। उपचयन मतलब इसमें ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये क्या हो जाएगा, सड़ने लगता है, खराब होने लगता है। तो इस अभिक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। चिप्स को की थैलियों में ऑक्सीजन हटाकर चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन भरा जाता है ताकि चिप्स उपचयन ना हो। यह हमारा क्या हो गया, उदाहरण हो गया। और यहीं पे हमने पार्ट पूरा कर लिया, ठीक है। हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया वीडियो चैप्टर 1। ये हमारा टोटल 2 पार्ट में था, चैप्टर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2। आपको सभी को अच्छे से पढ़ाई करनी है क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, वक्त ज़रूर बदलता है, हम सबका वक्त बदल जाएगा, ठीक है। पढ़ने से पढ़ना तो पड़ेगा मेरे लाल, पढ़ना तो पड़ेगा।